तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं विनय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंप्लीट जो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड जियोग्राफी। क्या पढ़ रहे थे? वर्ल्ड जियोग्राफी। और वर्ल्ड जियोग्राफी हमारा पिछला लेक्चर था सूर्य के बारे में। किसके बारे में? सूर्य के बारे में और तारों का जन्म एवं विकास के बारे में। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था और मैंने बोला था अगला हमारा टॉपिक होगा सोलर सिस्टम पर। किस पर? सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सौर मंडल के बारे में। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। देखिए, हम इस सौर मंडल के बारे में सब कुछ बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे कि सारे ग्रहों के बारे में एक एक चीज़ें हम जानेंगे। पहले हम सूरज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, 2-3 पॉइंट सूरज के बारे में जान लेते हैं, फिर हम 8 ग्रहों के बारे में बिल्कुल विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, सबसे पहले चीज अगर हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। किसके बारे में? अगर डिटेल से पढ़ना आप लोगों को पूरी चीज़ें सूर्य के बारे में, तो पिछले लेक्चर में जाकर पढ़ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा इसको। ठीक है, क्या करिएगा? शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। किसके बारे में? सूर्य के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो ये जो सूर्य है ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बना हुआ है। किससे? हाइड्रोजन और हीलियम से मिल करके बना हुआ है। और ये नाभिकीय संलयन करते हैं। क्या करते हैं? नाभिकीय संलयन करते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ से जो है कि आपात मात्रा में क्या निकलती है? ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है? ऊर्जा बाहर निकलती है। क्या करते हैं? नाभिकीय संलयन करते हैं। क्या करते हैं? नाभिकीय संलयन करते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ से आपात स्थिति में क्या होती है? ऊर्जा बाहर निकलती है। डिटेल में पढ़ना है, पिछले लेक्चर में जाइए। ठीक, और मैंने जो पिछले लेक्चर में एक थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है, आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। देखिए, जो मैंने सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बताई थी, क्या बताई थी? सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी बताई थी वो मैंने 14,96,000 बता दिया था। कितना बता दिया था? 14,96,000 बता दिया था। ये मुझसे मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है कि सही कर लीजिएगा। इसकी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है 14,96,00,000 किलोमीटर। कितनी है? 14,96,00,000 किलोमीटर है। मुझसे लिखने में और जो है कि बोलने में, दोनों में मुझसे गलती हो गई थी, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए, और सबसे बड़ी चीज़ आप लोग ये जान लीजिएगा एक और, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में नहीं बताया था शायद। ठीक, ये जो सूर्य के पदार्थ की जो अवस्था होती है, हम जानते हैं कि कोई पदार्थ की अवस्था अगर छोटे से बच्चे से ही पूछेंगे तो आपको बता देगा। कितनी? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। 3 तो एकदम आसानी रूप से बता देगा। लेकिन आप लोग आज से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो पदार्थ की अवस्था होती है, एक बहुत ही अलग टाइप की पदार्थ की अवस्था होती है, वो है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। कौन सी अवस्था? प्लाज्मा अवस्था। और जो ये हमारी सूर्य है ना, वो ठीक प्लाज्मा अवस्था में है। किसमें? पदार्थ के प्लाज्मा अवस्था में है। और ये प्लाज्मा अवस्था होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ। देखिए, 15 जो सूर्य की टेम्परेचर है, आप लोग को मैंने बताया हुआ है, सूर्य का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना? 15 मिलियन। अब सोचिए, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। और आप लोग याद रखिएगा कि 15 लाख सेंटीग्रेड के ऊपर, यानी 15 लाख डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर टेम्परेचर जाएगा तो पदार्थ की अवस्था, याद रखिएगा, पदार्थ की अवस्था गैसी और प्लाज्मा अवस्था में हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गैसी और प्लाज्मा अवस्था में हो जाएगी। कैसी? गैसी और प्लाज्मा अवस्था में हो जाएगी। कब? जब जो है कि टेम्परेचर 15 लाख डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 लाख डिग्री सेल्सियस ऊपर या 15 लाख तक। ठीक, अगर टेम्परेचर हो जाएगा तो वहां पदार्थ की अवस्था गैसीय या फिर प्लाज्मा अवस्था में हो जाएगी। तो सूर्य का जो टेम्परेचर वो 15 मिलियन, 15 कहाँ? 15 लाख और 15 मिलियन। अंदाजा लगाइए आप लोग, कहाँ? 15 लाख और 15 मिलियन। तो जाहिर सी बात है प्लाज्मा अवस्था में रहेगी। ठीक है, और बाकी पूरी डिटेल मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को दे चुका है। तो चलिए, अब हम विस्तार रूप से इन 8 ग्रहों के बारे में बात करते हैं। ठीक, चलिए, सबसे पहले मैं इसको रफ करता हूं, उसके बाद से हम थोड़ी सी बातें करते हैं इन्हीं ग्रहों के बारे में लेकर के, सोलर सिस्टम के बारे में, फिर विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ठीक, एक एक चीज़ें, एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछिए। हालांकि मैं कमेंट सबका देखता हूं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम अगर होती है कमेंट कर दे तो मैं ज़रूर आप लोगों का समाधान करूंगा। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल। सौर मंडल, आप लोगों से कोई डिफिनेशन पूछे सौर मंडल किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे भाई? कि 8 ग्रह हो गए सौर मंडल?
नहीं, 8 ग्रह नहीं, सौर मंडल हो गए। देखिए सौर मंडल का मतलब ये होता है सबसे पहले सौर, यानी कि ये सूर्य से जुड़ा हुआ है। क्या है? सूर्य से जुड़ा हुआ है, तब जाके ये सूर्य के मंडल को सौर मंडल कहते हैं। क्या करते हैं? सूर्य के मंडल को सौर मंडल कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे 8 ग्रह क्या होते हैं? 8 ग्रह, और इसमें बौने ग्रह और क्षुद्र ग्रह और काफ़ी सारे जो है कि इसमें खगोलीय पिंड है और इन ग्रहों के साथ साथ इनके उपग्रह भी, इन सभी को मिला करके एक जो है कि मंडल बनाते हैं, यानी कि एक जोन बनाते हैं। उस जोन को जो है कि हम क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हुआ कि सौर मंडल किसे कहते हैं? और साथ में जो तारा है ये सबसे मुख्य है, यानी सूर्य सबसे मुख्य है। ये क्या हमारे सौर मंडल का प्रधान है? क्या है? प्रधान है, मुखिया है। अब देखिए मैं एक थोड़ा आप लोगों को थोड़ा अलग टाइप का डिफिनेशन देता हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों को शायद किताब में भी ना मिले। ठीक, अब देखिए लिखा हुआ है सौर मंडल। ठीक, क्या लिखा हुआ है? सौर मंडल। तो मैं आप लोग को ये डिफिनेशन दे रहा हूं कि जहां तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की इफेक्ट होगी जिस क्षेत्र तक, वहां तक की जो पूरा क्षेत्र होगा पूरा सौर मंडल कहलाएगा। ये मैं अपने तरफ से डिफिनेशन दे रहा हूँ, शायद किताब में भी आप लोगों को नहीं मिलेगा, और शायद आप लोग द कंप्लीट जोन में पढ़ रहे हैं, द कंप्लीट जोन के चैनल पे आ ही गए हैं, तो जाहिर सी बात है जितनी बार मुझसे पढ़ेंगे जिस लेक्चर को, उतनी बार आप कुछ न कुछ यूनिक सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सौर मंडल मैंने क्या बताया, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? कि एग्जाम्पल ले लीजिए, एक यहाँ पे चुंबक का टुकड़ा रखा हुआ है। क्या हुआ है? चुंबक का टुकड़ा या चुंबक है। ठीक, तो होता क्या है, इस चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। क्या होती है? काल्पनिक होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। हम लोगों ने 10th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, विद्युत चुंबकीय, हम लोगों ने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो जहां तक इन चुंबकीय बल रेखाओं का जो है कि जहां तक प्रभाव होता है इस चुंबक के चारों क्षेत्र का, और जो चुंबक के चारों क्षेत्र की जो भी यहाँ पे क्षेत्र होता है चुंबक के चारों ओर, जहां तक इन चुंबकीय बल रेखाओं का प्रभाव पड़ता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो उसी तरीके मैं आप लोग को बता रहा हूं, जहां तक इस सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ रहा है उसके चारों तरफ का क्षेत्र क्या कहलाएगा? सौर क्षेत्र कहलाएगा, या फिर सौर मंडल कहलाएगा। तभी तो भैया देखिए प्लूटो ग्रह को क्या कर रहा है, 5900 मिलियन किलोमीटर दूर होने के बाद भी जो है कि वो अपने चारों ओर घुमा रहा है। कितना? 5900 मिलियन किलोमीटर होने के बाद भी क्या कर रहा है? अपने चारों तरफ घुमा रहा है। हालांकि सौर मंडल से जो है कि 8 ग्रह रखे गए हैं। पहले वो 9वां ग्रह होता था प्लूटो, लेकिन अब उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। अभी विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक, चलिए सौर मंडल का डेफिनेशन समझ में आया आप लोगों को कि सौर मंडल कहते किसे हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है? 8 ग्रह हैं। क्या है? 8 ग्रह हैं। अब देखिए 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। ये देखिए मैं आप लोग को डॉट्स दिया हुआ हूँ, ये क्या करते हैं? ये डॉट्स ही 2 भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। हालांकि ये डॉट्स नहीं है, ये क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी है। क्या है? क्षुद्र ग्रहों की एक पेटी है। अभी मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में। देखिए जब 2 भागों में बांटा गया है तो इसे किन किन नामों से बांटा गया है? सबसे पहले देखिए, जो इस क्षुद्र ग्रह के पेटी के आगे जो ग्रह, ठीक, इनको देखिए, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक ग्रह कहा जाता है। दूसरे नंबर पे पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तीसरे नंबर पे क्या कहा जाता है? पृथ्वी ग्रह कहा जाता है। अभी पूछो, आप लोग पूछोगे पृथ्वी ग्रह सर कैसे जगह? अभी बता रहा हूँ, घबराओ नहीं आप लोग। पृथ्वी ग्रह कहा जाता है। और क्या बोला जाता है? चट्टानी ग्रह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चट्टानी ग्रह बोला जाता है। अब देखिए इधर के ग्रहों को क्या कहा जाता है? इधर के ग्रहों को अगर आंतरिक ग्रह बोला जाता है तो इधर के ग्रहों को बाह्य ग्रह बोला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? बाहरी ग्रह। ठीक, अब देखिए और क्या बोले जाते हैं? जोवियन ग्रह। ठीक, अभी बात करते हैं जोवियन ग्रह क्यों बोले जाते हैं। उसके बाद से क्या हो जाएगा? अगर इसे पृथ्वी ग्रह बोलना है तो इसे हम बृहस्पति ग्रह बोल देंगे। अब बृहस्पति ग्रह क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में भी अभी बात कर रहे हैं। बृहस्पति ग्रह इधर का क्या होगा? चट्टानी ग्रह, तो इधर का हो गया गैसीय ग्रह। ठीक,
अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में बनते हैं, क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों के पेपर में बनते हैं ये कि बाहरी ग्रह कौन सा है, क्या हो गया, बाहरी ग्रह कौन सा है। अब इसमें से चारों में से कोई एक देगा और इन तीनों को इन चारों में से कोई 3 एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक। चौथा इसमें दे देगा। तो अगर आप बाहरी ग्रह और आंतरिक ग्रह पढ़े होगे तो जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे, ठीक। अब देखिए, अब ये हो गया पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। देखिए जो इधर के जितने भी 4 ग्रह हैं ये क्या है कि गैसों से मिलकर के बने हुए हैं, क्या हुए हैं, गैसों से मिलकर के बने हुए हैं, इसलिए इसे जोवियन ग्रह का नाम दिया जाता है। क्या बोलते हैं, जोवियन ग्रह कहते हैं। अब देखिए इधर के जो भी ग्रह हैं ये जो है कि ठोस चट्टानों से मिलकर के बने हुए हैं, क्या हुए हैं, ठोस चट्टानों से मिलकर के बने हुए हैं, इसलिए इसे चट्टानी ग्रह या पार्थिव ग्रह बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब आप लोग कहोगे सर बृहस्पति ग्रह क्यों कहते हैं। देखिए जो इन ग्रहों में क्या हो गया, आंतरिक ग्रहों में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह है। क्या है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, इसलिए हम इसे बृहस्पति ग्रह भी बोलते हैं। और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति ग्रह है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए अगर हम बात कर लेते हैं आंतरिक ग्रह में, इसे बृहस्पति ग्रह भी क्यों कहा जाता है, आंतरिक ग्रहों को इसलिए कहा जाता है कि भाई इन चारों में अगर सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह तो हो गया, बृहस्पति ग्रह बोल रहे हैं, तो इन चारों में ये जाहिर सी बात है पृथ्वी बड़ी होगी। क्या होगी, पृथ्वी बड़ी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी ग्रह बोलते हैं। क्लियर होगा आप लोगों को, समझ में आया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से सारी चीजें हो गई। अब हम एक एक ग्रहों के बारे में विस्तार रूप से पढ़ते जाते हैं। और एक चीज, हाँ आप लोग और एक डिफिनेशन में बता दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात एक ग्रहों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो भाई ग्रह किसे कहते हैं आप लोगों को जानना तो जरूरी है। बारे में पढ़ने जा रहे हैं ग्रहों के बारे में, तो पढ़ लीजिए इसके बारे में। भाई ग्रह कहते किसे हैं, ग्रह किसी खगोलीय पिंड का है, तो ये खगोलीय पिंड ही, खगोल क्या है तो खगोलीय पिंड है। लेकिन खगोलीय पिंडों में ऐसी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। सबसे पहले नंबर ये होना चाहिए कि वो खगोलीय पिंड हो, क्या हो, पहला नंबर खगोलीय पिंड, ठीक। दूसरे नंबर पे ये है कि वह गोलाकार हो, क्या हो, लगभग गोलाकार होना चाहिए, ठीक है, लगभग गोलाकार हो। थर्ड नंबर पे ये होना चाहिए उसके पास खुद का प्रकाश न हो, क्या हो, खुद का प्रकाश न हो, खुद का प्रकाश न हो। चौथे नंबर पे क्या हो, सूर्य की परिक्रमा करता हो, सूर्य की परिक्रमा करता हो। और पांचवें नंबर पे ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये है इसकी खूबियां ग्रहों की कि वह ग्रहों की श्रेणी में तभी आएगा, इसकी खूबियां आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। चौथा ये हो जाएगा, पांचवें नंबर को आप थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। देखिए यह किसी अन्य ग्रह की कक्षा को क्रॉस न करता हो, क्या हो, किसी अन्य ग्रह की कक्षा को, किसी अन्य ग्रह की कक्षा को क्रॉस न करता हो, क्रॉस न करता हो। अब देखिए क्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में बता देता हूँ, डीप में जाता हूँ। देखिए ये है सूर्य, क्या है, सूर्य। अब क्या करेंगे भाई, ये सूर्य है, ये कोई इसकी परिक्रमा कर रहा है कोई ग्रह, ठीक है, क्या कर रहा है, कोई ग्रह यहाँ से परिक्रमा कर रहा है इसका, तो कोई अन्य ग्रह यानी कि कोई दूसरा ग्रह ऐसा न हो जो यहाँ से जाए इसे परिक्रमा करके ऐसे क्या करे, इसको क्रॉस कर दे। अब क्या किया इसने, ये मान लीजिए n ग्रह है और ये n2 है, तो इसने n ग्रह की कक्षा को, यानी n ग्रह की ये कक्षा है पूरी, ठीक। अब इसने N2 ने क्या किया, N2 ने जाकर के इसी कक्षा को क्रॉस कर दिया, क्या कर रहा है, क्रॉस करके परिक्रमा कर रहा है, तो इसे ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को क्रॉस कर रहा है। और यहाँ पे अगर क्रॉस कर दिया तो भैया उसे ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। एकमात्र विशेष सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्या किया गया, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। एकमात्र सबसे बड़ी वजह है इसकी, ये क्या कर रहा था, वरुण की कक्षा को क्रॉस कर रहा था, यानी वरुण की कक्षा को काट रहा था, इसलिए इसको क्या किया गया, ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। चलिए आते हैं,
अब हम एक एक ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल आप लोगों को धैर्य रख के पढ़ना है, परेशान नहीं होना है। लेक्चर थोड़ा बड़ा बड़ा हो रहा है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ तो रहे हैं अपने सौरमंडल के बारे में, वो भी विस्तार से पढ़ रहे हैं, तो जो विस्तार से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, लेकिन मैं इतना पढ़ाऊंगा कि शायद आप लोगों को इससे क्वेश्चन बाहर ना जा सके, ठीक है। चलिए, एक एक ग्रहों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब भाई विस्तार से ही पढ़ेंगे और टाइम भी ना लगे तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है। ट्रिक तो मैं बता नहीं रहा हूँ, फटाफट इधर उधर करके छोड़ दो आप लोगों को। पढ़ाना भी है बढ़िया से और आप लोगों को समझाना भी है बढ़िया से, तो टाइम भी थोड़ा बढ़िया ही लगेगा, ठीक है। तो टाइम के आप समय के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि मैं टाइम देख के क्लास को नहीं लेता हूँ, ना ही टाइम देख के आप लोगों को टॉपिक को बनाता हूँ। मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए ठीक है, लेकिन बढ़िया से समझ में आना चाहिए। जब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिल जाती है कि सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए, तब तक मैं उससे आगे नहीं बढ़ता हूँ। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बुध के बारे में। किसके बारे में? बुध को। जब हम बात कर रहे हैं बुध के बारे में, तो बुध को और किस नाम से जानते हैं? मरकरी। क्या हो गया? हालांकि इसका अंग्रेजी नाम है, ठीक। अब देखिए, मरकरी को अब पेपर में जो है कि जैसे मरकरी हो गया, वीनस हो गया, और क्या नेपच्यून हो गया, यूरेनस हो गया, या फिर जुपिटर हो गया, अगर नाम लिख के आ रहा है तो ये जो मरकरी है इसका जो उच्चारण है इसको ही हिंदी में लिख के दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। बुध हो गया, मरकरी हो गया, और क्या होगा? वाणिज्य ग्रह हो गया। क्या हो गया? वाणिज्य ग्रह हो गया। अब देखिए, ये सारे बुध के नाम है, ठीक है। क्या? मरकरी और वाणिज्य ग्रह। इसे निपुणता का ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निपुणता का ग्रह भी कहा जाता है। अब देखिए, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं, एक एक चीजें विस्तार से पढ़िए आप लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य से दूरी। कितनी? सूर्य से दूरी में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले। तो देखिए, सूर्य से दूरी, तो अगर हम बात करते हैं सूर्य से दूरी के बारे में, तो ये 58 मिलियन किलोमीटर। कितना हो गया? 58, पूरा लिख दे रहा हूं, चलो भाई, मिलियन किलोमीटर। कितना है? 58 मिलियन किलोमीटर है। अगर हम ये लगभग में है 58 मिलियन किलोमीटर, अगर लगभग हम एग्जैक्ट की बात करते हैं तो ये लगभग हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा 50 करोड़ 79,000 किलोमीटर। कितना? 50 करोड़ 79 लाख, ठीक है। 50 करोड़ 79 लाख किलोमीटर हो जाएगा, ठीक। अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, इसके किसके दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो ये सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। क्या है? सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह क्या हो गया? यह 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। किससे? सूर्य से। और सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। तीसरा पॉइंट हो गया सबसे छोटा ग्रह। क्या हो गया? सबसे छोटा ग्रह, ठीक। अब देखिए, चौथा पॉइंट हम देखते हैं इसका परिभ्रमण काल। क्या? परिभ्रमण काल। अब देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ कुछ, ठीक, ध्यान से समझिएगा। एक होता है परिभ्रमण, और एक होता है घूर्णन, और एक होता है परिक्रमण, और एक होता है परिक्रमा। इन चारों चीज़ों को ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक। अगर कोई वस्तु अपनी अक्ष पे घूम रही है, ये सिर्फ क्या हो रही है, देखिए ये सिर्फ अपने अक्ष पे घूम रही है, तो या तो ये परिभ्रमण कर रही है या फिर घूर्णन, दोनों चीज़ें हम बोल सकते हैं, परिभ्रमण या फिर घूर्णन। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, परिभ्रमण या घूर्णन। अब देखिए ये क्या कर रही है, देखिए कंडीशन देखिएगा आप लोग, स्थिति को देखिए। अब देखिए, अब ये क्या कर रही है, ये घूर्णन करते हुए ये इसकी परिक्रमा कर रही है। इन दोनों मार्करों को चारों तरफ जब घूमेगी तो ये कहलाएगा परिक्रमा या फिर परिक्रमण। क्या हो जाएगा? परिक्रमा या फिर परिक्रमण। इन दोनों चीज़ों का आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, जो परिभ्रमण करती है ये 58 दिन में करती है। कितने दिन में? 58 दिन में करती है। क्या बात है भाई, 58 मिलियन किलोमीटर और 58 दिन में भी घूर्णन, ठीक। पांचवा इसका पॉइंट देखिएगा, जो इसका पांचवा पॉइंट है ये है परिक्रमा, ठीक।
बात कर लेते हैं परिक्रमा के बारे में या फिर परिक्रमण के बारे में। ठीक, तो ये हो जाएगा 88 दिन। कितना हो जाएगा? 88 दिन। क्या हो जाएगा? 88 दिन हो जाएगा। और कितने गुणन कितना दिन? 58 दिन। और परिक्रमा कितने दिन? 88 दिन। क्लियर होगा आप लोग को? समझ में आया? अब हम बात कर लेते हैं भैया इसके उपग्रह के भी बारे में। ठीक, तो इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। क्या है? इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके 7वें पॉइंट के बारे में। किसके बारे में? 7वें पॉइंट के बारे में। थोड़ा इंपॉर्टेंट इसको करिएगा। ठीक है, देखिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं तापांतर। ठीक, अब बोलेंगे सर ये क्या है तापांतर? देखिए तापांतर का मतलब क्या हो गया? ताप में अंतर। क्या हुआ? ताप धन अंतर बराबर तापांतर। ठीक, यानी ताप में अंतर। जब इसकी जो इसकी पृष्ठ यानी जो इसकी सतह सूर्य की ओर होती है उधर टेम्परेचर हो जाता है 473 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाता है? 473 डिग्री सेंटीग्रेड। और जिधर सूर्य की जो है कि किरणें नहीं पहुंचती है यानी सूर्य की जो है कि उल्टे दिशा की ओर जो भी उसका सतह होता है, जैसे ये मान लीजिए सूर्य है, ये मान लीजिए क्या है हमारा बुध ग्रह। अगर ये सामने है, ठीक, तो इधर की जो सामने होगा वो सूर्य के सामने होगा, ये सूर्य के पीछे होगा। तो ये दो भागों में अगर बांट दे तो आमने सामने हो जाएंगे, यानी कि आमने हो जाएगा, ये हो जाएगा पीछे की तरफ हो जाएगा, पीछे का हिस्सा। तो देखिए जो सूर्य के सामने हिस्सा होता है वहाँ पे 473 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। और जहाँ पे जो पीछे की तरफ होता है वहाँ पे माइनस 127 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? -127 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इन दोनों का जो है कि अंतर निकालेंगे, एक तो प्लस में एक माइनस में, तो जाहिर सी बात है अंतर निकालने के लिए, डिफरेंट निकालने के लिए दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? जब इसका अंतर निकालते हैं तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। कितना? 600 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। बाप रे, इतना ज़्यादा अंतर हो रहा है। दिन में क्या हो रहा है? इसका टेम्परेचर 473 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कि बढ़ जा रहा है। और रात में क्या हो रहा है? जाहिर सी बात है अगर पीछे का हिस्सा होगा तो रात ही होगा, फिर वो घूम करके आगे पीछे आता रहेगा। ठीक, तो जो इसका रात का जो टेम्परेचर है -127 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 8वें पॉइंट के जीवन के बारे में। किसके बारे में? जीवन के बारे में। तो यहाँ पे समझिए जीवन तो बिल्कुल भी नहीं बच सकती है। 473 डिग्री सेंटीग्रेड देख रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है कि पानी खौलने लगता है। तो अगर इंसान को 473 डिग्री सेंटीग्रेड में भेज दिया तो क्या हो जाएगा? पता चलेगा कंकाल भी राख बन जाएगा वहाँ पे। तो जीवन के बारे में तो सोचिए ही नहीं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? जीवन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बन सकती है, बच सकती है। ठीक है, नहीं जीवन जिया जा सकता है यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया हमारे बुध ग्रह के बारे में। क्लियर हुआ आप लोग के पास? बुध ग्रह इतना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। ठीक, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से हम बात करते हैं किसके बारे में? दूसरे ग्रह के बारे में। और थोड़ा आराम से पढ़िएगा आप लोग। देखिए क्या है दूसरा ग्रह? क्या है दूसरा ग्रह? हमारा शुक्र। क्या है? शुक्र है। शुक्र हम और क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं शुक्र के बारे में। देखिए जो शुक्र ग्रह है ये सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। क्या है? सबसे गर्म ग्रह है। और इसकी दूरी कितनी है सूर्य से? 108 मिलियन किलोमीटर है। कितना है? 108 मिलियन किलोमीटर है। देखिए अब सबसे पहले लिखते हैं हम दूरी। अब सूर्य की दूरी मैं बार बार लिखता नहीं रहूंगा। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग को दूरी लिख दे रहा हूं। आप लोग समझिए कि ये सूर्य से दूरी है। ठीक, मैं सूर्य से दूरी आप लोग बता रहा हूं, अब बार बार मैं लिखूंगा नहीं। ठीक, तो सूर्य से दूरी हो जाएगा लगभग 108 मिलियन किलोमीटर। ठीक, 108 मिलियन किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 108 मिलियन किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे तो यह सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह। ठीक, अब देखिए तीसरा नंबर पे हम बात कर लेते हैं।
सबसे गर्म ग्रह, अभी मैं बात कर रहा हूँ सबसे गर्म ग्रह क्यों है। कई लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, उसको मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक। सबसे गर्म ग्रह, अब देखिए सबसे गर्म ग्रह ये क्या क्यों है। कई सारे बच्चे स्टूडेंट होते हैं कॉमन सेंस लगाते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध ग्रह, तो ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस भ्रम में आप पड़िएगा नहीं, ठीक है। जो है कि शुक्र यहाँ पे सबसे गर्म ग्रह क्यों है, इसके बारे में हम बात करने वाले। देखिए जो शुक्र का जो वातावरण है, जो है कि जो उसका भाग, जो उसके चारों ओर जो गैसें हैं, वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा है, और यह लगभग 90 से 95%, कितना 90 से 95% यहाँ पे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की एक कंडीशन ये होती है कि यह गर्मी को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से यहाँ पे होता है क्या है, सूर्य की गर्मी को ये अपने अंदर क्या कर लेता है, संघनित कर लेता है, सोख लेता है। इसी कारण जो है कि शुक्र ग्रह बुध ग्रह से यानी कि सबसे गर्म ग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है, सबसे गर्म ग्रह इसी के वजह से होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CO2 की अधिकता है। CO2 यानी कि 90 से 95% यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। भाई पृथ्वी पे देखिए 0.005 कुछ ऐसे, ये पॉइंट में ही है, 0.5% के आसपास, 0.05% के आसपास। तो देखिए कितने ज़्यादा हम लोग के पास प्रॉब्लम होते हैं, कितनी सारी बीमारियां हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और हम हर साल कोई ना कोई अभियान जो है कि निकालते रहते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जाए। देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कितनी सारे हमारे वातावरण में प्रदूषण हो गए हैं। देख रहे हैं आप लोग, जो है कि अभी तक तो बहुत सारे तकनीकी जो है कि गाड़ियों के, कारों के खोज हो रहे हैं, आविष्कार किए जा रहे हैं। हाइड्रोजन से गाड़ियां चलने वाली निकलनी है कि भाई प्रदूषण कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो। तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा वातावरण जो है कि 90 से 95% जो है कि CO2 से बना हुआ है। तो यहाँ पे जीवन के बारे में तो आप सोचिएगा भी नहीं कि जीवन यहाँ पे जिया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जीवन के बारे में तो नहीं ये समझिए, ना का ही मात्रा समझिए, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके चौथे नंबर पे परिभ्रमण की। किसके बारे में, परिभ्रमण के बारे में। तो जब हम इसके चौथे नंबर पर परिभ्रमण के बारे में चलते हैं, तो ये परिभ्रमण करता है यानी कि घूर्णन करता है 243 दिन में। कितने दिन में, डी मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग डे समझ जाइएगा, ठीक। पूरा दिन में बार बार लिखूंगा नहीं। क्या हो गया, 243 दिन। और पांचवें नंबर पे हो गया इसका जो पूरा परिक्रमा होता है सूर्य के चारों ओर, ये करता है 200 में। कितने दिन में करता है, 255 दिन में करता है। अगर हम बात करने वाले हैं छठवें नंबर पर कि इसके उपग्रह के बारे में, किसके बारे में, उपग्रह के बारे में, तो यहाँ पे कोई भी उपग्रह नहीं है इसका। किसका, शुक्र का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। क्लियर हुआ आप लोग को, समझ में आ गया इतनी सारी चीजें। और बुध ग्रह से आप लोग एक लाइन और याद रखिएगा, थोड़ा सा अपडेटेड है, ठीक। बुध ग्रह के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि जो बुध ग्रह का जो है कि ये यहाँ पे जो भाग है, जो सतह है, ये जो है कि पर्वत मैदान और क्रेटर से भरा हुआ है। किससे, पर्वत मैदान और क्रेटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये जो है कि नासा में जो है कि नासा ने जो है कि मैसेंजर एक अंतरिक्ष यान भेजा था। उसने बुध ग्रह की फोटो को ले करके और जो है कि पृथ्वी पे भेजा था, पृथ्वी के जो है कि सेंटर में भेजा था। तो वहाँ पे जो है कि उस फोटो में ये जो है कि क्लियर किया गया था कि ये क्रेटर, यहाँ पे जो है कि क्रेटर बहुत ज़्यादा है, मैदान भी बहुत ज़्यादा है, और जो है कि पर्वत भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो है कि मैसेंजर यान, मैं लिख दे रहा हूँ, मैसेंजर यान। और ये कब भेजा गया था, ये भेजा गया था 2004 में। कब भेजा गया था, 2004 में। किसके द्वारा, नासा के द्वारा। किसके द्वारा, नासा के द्वारा भेजा गया था। कब, 2004 में। यान का नाम क्या था, मैसेंजर यान था। कहाँ पे भेजा गया था, बुध की कक्षा में भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया था, बुध की कक्षा में भेजा गया था। और यह जो है कि 2015 में बुध ग्रह की सतह से टकरा करके नष्ट हो गया। कब टकरा के नष्ट हो गया, 2015 में ये जो है कि बुध ग्रह की सतह से टकरा कर नष्ट हो गया। कौन, जो मैसेंजर यान गया था, ठीक है, मैसेंजर यान गया था। ये क्या हो गया था, 2015 में बुध ग्रह की सतह से टकराकर ये नष्ट हो गया था। और उसके बाद से फिर एक और जो है कि बुध ग्रह के जो है कि सापेक्ष जो है कि इसके सतह पे एक जो है कि इसी कक्षा के लिए एक और यान भेजा गया है, ठीक है। वो उसको भेजा है यूरोप ने। किसने भेजा, यूरोप ने भेजा है, ठीक है। और यह भेजा गया था 20 अक्टूबर को। कब भेजा गया था,
20 अक्टूबर को भेजा गया था। कब? 2018 में। ठीक, 20 अक्टूबर को 2018 में भेजा गया था। और यह पृथ्वी की एक चक्कर लगाकर और शुक्र ग्रह की 2 चक्कर लगाकर, और यह जो है कि बुध का जो है कि 6 चक्कर लगाने के बाद उसकी कक्षा में प्रवेश करेगा। और कब प्रवेश करेगा? ये दिसंबर 2025 में प्रवेश करेगा। कब? दिसंबर 2025 में प्रवेश करेगा। ये आप लोग जो ये 2025 है, इसका थोड़ा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि 2025 है कि नहीं है। वैसे 2025 ही होगा। ठीक है, तो ये जो यूरोप के द्वारा भेजा गया है, किसके द्वारा भेजा गया है? यूरोप के द्वारा भेजा गया है। और यह यूरोपियन पहला ऐसा मिशन है, यूरोप के द्वारा पहला ऐसा मिशन है जो कि बुध ग्रह के जो है कि कक्षा के लिए भेजा जा रहा है। किसका पहला मिशन है? यूरोप का ये पहला मिशन है जो बुध ग्रह की कक्षा के लिए भेजा जा रहा है। ठीक, इतना सारी चीज़ें आप लोग क्लियर होगा। शुक्र ग्रह के बारे में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया। चलिए अब हम अगला ग्रह पे चलते हैं अपने। ठीक, आप लोग घबराइए नहीं, एक से बढ़ के एक चीज़ें आप लोगों को मिलती रहेंगी। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। टाइम लगेगा, हाँ टाइम लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना भी बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं लगा दूंगा, परेशान ना होइए आप लोग। ठीक, आराम से पढ़िए, एक एक चीज़ें बहुत मज़ेदार होंगी क्लास। ठीक, अब देखिए, अब हम आगे बात करने वाले हैं पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? पृथ्वी के बारे में। अब यहाँ पे पृथ्वी देखिए, ये हो गया है पृथ्वी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अर्थ। ठीक, और इसे क्या बोलते हैं? नीला ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। देखिए, नीला ग्रह क्यों बोलते हैं? पानी की अधिकता के कारण, यहाँ पे जल की अधिकता ज़्यादा है। और क्या बोलते हैं इसको? अनोखा ग्रह भी बोलते हैं। ठीक, अनोखा ग्रह। और क्या बोलते हैं अनोखा ग्रह के अलावा? ठीक, और हम लोग जीवनी ग्रह भी बोलते हैं इसको। भाई कैसे भूल जाए हम, जीवनी ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवनी ग्रह भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, ये पृथ्वी हो गया, अर्थ हो गया, नीला ग्रह हो गया, अनोखा ग्रह हो गया, जीवनी ग्रह हो गया। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमारा घर है और हमें अपने घर के बारे में पूरे कोने कोने के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आराम से विस्तार पूर्वक से। ठीक है, तो हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। देखिए, जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है ये है 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक, 150 मिलियन किलोमीटर। अगर आप लोगों को कुछ एग्जैक्ट याद करना है तो 14 करोड़ 96 लाख याद कर लीजिएगा। ठीक है, 14 करोड़ 96 लाख याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये हो गया पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। और ये जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, ये है सूर्य। क्या है? ये है सूर्य। और पृथ्वी क्या कर रहा है? सूर्य की दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है। जब ये दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगा रहा है तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इसकी दूरी कम हो जाती है, यहाँ पे इसकी दूरी क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है कि 3 दूरियां निकाली जाती हैं। एक तो जो है कि न्यूनतम दूरी होती है, एक जो होती है वो अधिकतम दूरी होती है, और एक जो होती है औसत दूरी होती है। तो जो हम ये लोग पढ़ते हैं ना 14 करोड़ 96 लाख, जो हम 14 करोड़ 96 लाख पढ़ते हैं, ये जो है कि एवरेज वैल्यू होती है, यानी कि एवरेज डिस्टेंस होती है इसकी। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखे रहिएगा। औसत दूरी कभी कभी पेपर में पूछ देता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी क्या है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो ये पॉइंट है यही हो जाएगा अधिकतम दूरी, और ये है लगभग 15 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, याद रखिएगा। और यहाँ का जो पॉइंट है, यहाँ की जो दूरी है, न्यूनतम दूरी है, ये है 14 करोड़ 21 लाख किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 14 करोड़ 21 लाख किलोमीटर है। और जो हम ये पढ़ते हैं ना 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, ये हमारी एवरेज डिस्टेंस होती है। क्या होती है? एवरेज डिस्टेंस होती है। और कहीं कहीं पे आप लोगों ने जब बोलते हो ना कि जो है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कहीं कहीं पे 8 मिनट 16 सेकंड लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे 8 मिनट जो है कि 16.6 सेकंड लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे जो है कि 8.6 सेकंड लिखा हुआ है। तो इसी कारण लिखा हुआ है
कि यहाँ पे जब भाई पृथ्वी जो है कि यहाँ पे अगर रहेगी तो यहाँ पे प्रकाश जो है कि लेट से जाएगा, अगर यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे प्रकाश जो है कि जल्दी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूरी कम है। अगर यहाँ पे प्रकाश जो है कि तो इससे जो है कि थोड़ा क्या होगा, कम टाइम लेगा, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, पृथ्वी जो है कि सूर्य से पृथ्वी तक जो है कि प्रकाश आने में अलग अलग जो टाइमिंग है इसी कारण से होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि दूरियाँ 3 दूरियाँ निकलती हैं, एक तो अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी और औसत दूरी, ठीक। तो ये आप लोग जो है कि याद रखे रहिएगा, आप लोग को भूलना नहीं है, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग पृथ्वी के बारे में थोड़ा तीसरा पॉइंट देखते हैं। जब हम बात करते हैं पृथ्वी के दूसरा पॉइंट में, यानी कि इसके जो है कि हम बात करते हैं परिभ्रमण की। भाई बताने की ज़रूरत नहीं है, याद होनी चाहिए आप लोगों को। परिभ्रमण कितना हो जाएगा, 24 घंटा। कितना हो जाएगा, 24 घंटा। अगर आप लोग याद रखना है तो रख लीजिएगा, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग थोड़े ऐसी वैल्यू लेके चल रहे हैं जो हम लोग को याद हो जाए। कितना हो गया, 24 घंटा। अगर हम बात करते हैं इसकी परिक्रमा की, किसकी परिक्रमा की, तो याद कर लीजिएगा कितना भाई, 365 दिन, ठीक है। कितना, 365 दिन, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद करनी है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी है 365 दिन या 6 घंटे जो भी हैं वो आप लोग समझिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। ये हो गया हमारा परिक्रमा। और तीसरा हो गया परिभ्रमण। क्या हो गया, परिभ्रमण। अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, चौथा पॉइंट क्या ले ले भाई, पृथ्वी के बारे में इतनी सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही है कि मैं लूँ क्या, ठीक है। तो आप देख लीजिए, बात कर लेते हैं इसके उपग्रह के बारे में, ठीक। उपग्रह के बारे में, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो है कि ये प्राकृतिक उपग्रह है भाई, चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा, ठीक, चंद्रमा। पांचवें बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ तो आप लोग जानते होंगे पृथ्वी के बारे में। अगर हम, चलिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर पृथ्वी के अगर हम सबसे हाईएस्ट अगर बिंदु की बात करेंगे तो हो जाएगा एवरेस्ट। क्या हो जाएगा, एवरेस्ट। हाइट कितनी, 8848। बिल्कुल ना बोलिएगा इसको 8848 मीटर, क्योंकि अब हाइट इसकी बढ़ गई है भाई। क्या हो गया, हाइट इसकी बढ़ गई है। हिमालय बने हुए पता है माउंट एवरेस्ट की कितनी मतलब ज़्यादा दिन हो गई है। धीरे धीरे क्या हो रही है, वहाँ में प्लेट जो है कि क्या हो रही है, अंदर की तरफ तिब्बत की पठार में घुसती जा रही है, जिसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। मैं अगर पढ़ाऊंगा, आप लोग पिछले लेक्चर में एक मैं पढ़ाया भी हूँ, जो है कि महाद्वीपों का विस्थापन, उसमें बताया हूँ हिमालय के बारे में क्लियर आप लोगों को। तो क्या हो रहा है, वहाँ पे जो है कि घुसता जा रहा है, जिसकी वजह से हिमालय की हाइट बढ़ती जा रही है। और हाइट बढ़ के हो गई है 8850 मीटर। कितनी हो गई है, 8850 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारी पृथ्वी की सबसे उच्चतम बिंदु, सतह की बात कर रहा हूँ भाई, कि सबसे उच्चतम बिंदु हो जाएगा। अगर हम बात करें सबसे नीचे वाले बिंदु, गहराई की बात करें, तो याद रखिएगा, पता होगा आप लोग, मैरियाना ट्रेंच जानते हैं यार, मुझे पता है कि आप लोग पता होगा। कितना हो जाएगा, 11,033। कितना, 11,033। क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, मैरियाना ग्रंथि उसको बोलते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये तो 6-7 पॉइंट ऐसे ही हो गए भाई। अब मेन इंपॉर्टेंट मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ भाई, ठीक है। देखिए, पृथ्वी की बात हो रही है, बताना जरूरी है। परिक्रमा कितने दिनों में कर रहा है, 365 दिन में। परिभ्रमण कितना कर रहा है, 24 घंटे में। अगर हम बात करते हैं, अगर परिक्रमा जो है कि कर रहा है 365 दिन में, ठीक है, 1 वर्ष कंप्लीट हो रहा है, में कोई दिक्कत नहीं, उसे समस्या नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसके परिभ्रमण के बारे में, तो भाई परिभ्रमण जब कर रहा है, यानी कि घूर्णन जब कर रहा है, तो दिन रात हो रहा है, इसके बारे में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। लेकिन समस्या में थोड़ी सी यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ऋतु परिवर्तन कैसे हो रही है। तो देखिए, अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तब भी मैं बता रहा हूं, ठीक। अगर जान रहे हैं तो भी ठीक, नहीं जान रहे तब भी ठीक। ये हमारा पृथ्वी अब ये क्या कर रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है। क्या कर रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रहा है। और ये जो हमारा जो है कि पृथ्वी है, ये क्या कर रहा है, हम लोग बुकों में पढ़ते हैं कि यह अच्छी जो कड़ होता है, इसके अक्ष का जो झुकाव है, ये कितना है, 23/1/2 डिग्री है। कितना है, 23/1/2 डिग्री है। और ये हमारा अच्छी झुकाव, क्या है, अच्छी झुकाव, ये कितना है, 23/1/2 डिग्री। कितना है, 23/1/2 डिग्री। अब बात आ जाती है अक्ष के सापेक्ष झुकाव, ठीक।
बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि अक्ष के सापेक्ष झुकाव क्या है। 66/1/2 डिग्री दे दिया है। तो आप लोग का मैं थोड़ा ग्राफ के हिसाब से इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए, क्योंकि चीज़ें जो है कि होती है ना कि मतलब जो है कि एक बार रट लो तो चीज़ें रट तो जाती हैं, लेकिन कभी कभी भूल भी जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि हमेशा रटी रहेंगे, लेकिन जो चीज़ हम फिगर के हिसाब से और ग्राफ के हिसाब से पढ़ेंगे वो हमारे दिमाग में बिल्कुल सट्टी जाके बैठता है और ज़िंदगी में कभी नहीं भूलता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग ग्राफ से बताऊँ। देखिए ये होता क्या है, देखिए सबसे पहले जो सर्कल होता है 360 डिग्री, कितना हो गया 360 डिग्री। तो हम बात करने वाले सिर्फ इतने के बारे में, इतने एंगल के बारे में। तो क्या हो जाएगा, एक जो है कि सर्कल है उसमें 4 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री बनेंगे। ठीक, ये मैंने 90 डिग्री निकाल लिया। तो यहाँ से अगर हमने 90 डिग्री निकाल लिया तो हुआ क्या, अब तो यहाँ से 23/1/2 डिग्री थी, ये झुकी हुई है। तो अब बचा कितना, 23/1/2 डिग्री तो झुक गई। तब बचा कितना, बचा जो इसका एंगल होगा भैया, बचा 66/1/2 डिग्री। कितना बचा, 66/1/2 डिग्री। यही तो है हमारा क्या, अक्ष के सापेक्ष झुकाव। इसी को बोलते हैं अक्ष के सापेक्ष झुकाव। यही हमारा अक्ष के सापेक्ष झुकाव का जो कोण है यही है, और कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत बार जो है कि ये दिमाग में बच्चों को घुसता नहीं है ये चीज़, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, ये क्या हो गया 66/1/2 डिग्री। ठीक, इसी के वजह से जो झुकाव है, इसके वजह से जो है कि पृथ्वी पे क्या होते हैं, ऋतुएं परिवर्तन होते हैं। अगर मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को बहुत जल्द पृथ्वी की गतियाँ, तो बहुत विस्तार रूप से पढ़ाऊंगा, एकदम बिल्कुल मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ के। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग क्लियर होगा। अब देखिए पानी की अधिकता कितनी है, पानी की परसेंटेज कितनी है, 71%। बाकी अगर कुछ 29% होता होगा, आप लोगों को पता है 29% क्या होता है। ठीक है, तो इसके वजह से यह नीला दिखाई देता है। क्या करता है, नीला दिखाई देता है। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जब हम आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते रहें, एक एक चीज़ें आराम से पढ़ पढ़ के, चीज़ों को सीखते हुए समझते हुए। हम लोग को ना रटना है ना ट्रिक बनाना है, हम लोग क्या करना है, हम लोग को समझना है और सीखना है। ठीक, इसलिए थोड़ा समझने और देखिए पढ़ने में और जो है कि ट्रिक बनाने में टाइम कम लगता है। ठीक है, पढ़ने में और रटने में बहुत कम टाइम लगता है। लेकिन ये याद रखिए, अगर आप लोग पढ़े और रटे तो जो है कि भूलता भी बहुत जल्दी है। एग्जाम के टाइम जो है कि दिमाग नहीं काम करता है आप लोग अगर पढ़ के और रट के गए हैं। लेकिन आप लोग चीज़ों को समझ के और सीख के गए ना, तो पूरी ज़िंदगी आपके दिमाग में बैठी रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रिक ज़्यादा ना बनाओ भैया। बहुत लोग तो होते हैं यहाँ पे जो है कि ग्रहों के नाम याद करने के लिए ट्रिक बनाने लगते हैं। ग्रहों के भी नाम भी यार, मतलब कि कोई सोचो यार, एक कॉमन सा सेंस लगाओ। देख, ग्रहों के भी नाम याद करना, ट्रिक बनाने लगो, तो इसके लिए थोड़ा ट्रिक से बचो। नहीं तो जितना ज़्यादा ट्रिक बनाओगे उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी जो है कि ट्रिक पे जो है कि बैठती चली जाएगी, और एक दिन ट्रिक फेल हो जाओगा, ज़िंदगी में आप भी फेल हो जाओगे। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। इसलिए ट्रिक कम बनाओ और चीज़ों को समझो ज़्यादा। ठीक, बहुत लोग होते हैं कि इस बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण के बारे में ट्रिक बनाने लगते हैं। तो ऐसा न करो मेरे भाई, ट्रिक कम बनाओ थोड़ा। जितना ज़्यादा ट्रिक पे आप डिपेंड करोगे उतनी ज़्यादा बेहतरीन आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक, तो हम बात करने वाले हैं मंगल के बारे में। किसके बारे में, मंगल के बारे में। तो देखिए मंगल को और क्या बोलते हैं, मार्स बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको जो है कि हम लाल ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाल ग्रह भी बोलते हैं। और हम क्या बोलते हैं इसको, पृथ्वी सदृश ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी सदृश ग्रह, अभी बोल रहा हूं, बता रहा हूं मैं पृथ्वी सदृश ग्रह क्यों बोलते हैं, पृथ्वी सदृश ग्रह बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जो है कि शुक्र को भी जो है कि पृथ्वी सदृश ग्रह बोल रहे हैं, और मंगल को भी जो है कि पृथ्वी सदृश ग्रह बोल रहे हैं। ये क्या है भाई, ये फंडा क्या है, इसका क्या फंडा है। तो देखो, जो हम शुक्र को बोलते हैं, इसकी जो है कि लगभग जो इसकी आकार है, और जो इसका जो है कि क्या बोलते हैं, ये जो इसका आकार हो गया, और इसका जो लगभग कि जो द्रव्यमान हो गया, क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये लगभग जो है कि पृथ्वी से मिलता जुलता है। इसी की वजह से जो है कि शुक्र को जो है कि पृथ्वी सदृश ग्रह बोलते हैं। और फिर शुक्र को और क्या बोलते हैं, शुक्र को और इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार के भी नाम से जानते हैं भाई। तो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार क्या होता है, भोर का तारा, सांझ का तारा। जब सूर्य उदय होने वाला होता है, यानी कि निकलने वाला होता है, तो उसके ठीक पहले क्या होता है, ठीक पहले सूर्य जब निकलने वाला होता है, उसके ठीक पहले के टाइम को हम भोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भोर बोलते हैं। और उस समय ये शुक्र ग्रह दिखाई देता है, इसलिए इसे शुक्र
को जो है कि हम मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं, यानी भोर का तारा, और शाम के समय भी ये हमें सांझ को भी दिखाई देता है, इसलिए इसे सांझ का तारा बोलते हैं। बस सिंपल सा फंडा है। अगर भोर का तारा तो भोर में दिखाई, सांझ का तारा तो सांझ में दिखाई, इसलिए इसे भोर का तारा और सांझ के तारे के नाम से हम जानते हैं। और क्या बोलते हैं, और इसे पृथ्वी का जो है कि भगिना भी बोलते हैं, जो है कि भगिनी बोलते हैं, पृथ्वी की सिस्टर्स बोलते हैं। ठीक, किस कारण से? क्योंकि ये जो है कि काफ़ी ज़्यादा समानता रखती है पृथ्वी से। ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं ऐसा। ठीक, क्लियर होगा, समझ में आया? अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और शुक्र ग्रह से अगर इतना ज़्यादा पॉइंट आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो एक पॉइंट मैं और बता दे रहा हूँ शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह से याद रखिएगा, नहीं वो तो मैंने बता दिया ना कि शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हम लोग बात क्या कर रहे थे? मंगल के बारे में। अब ये पृथ्वी का भी सदृश ग्रह बोलते हैं, किसको? मंगल को। अब देखिए मंगल को क्यों बोलते हैं पृथ्वी का सदृश ग्रह, अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले मंगल जो है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और थोड़ा अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि मंगल सूर्य से कितने दूर किलोमीटर है, कितने किलोमीटर दूर है? तो आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी कितना थी? 150, ठीक, मिलियन किलोमीटर। तो ये हो जाएगा दूरी, मैं बार बार सूर्य से दूर नहीं लिखूंगा, ये कितना हो जाएगा? 228 मिलियन किलोमीटर हो जाएगा भैया। कितना? 228 मिलियन किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं इसके जो है कि परिभ्रमण के बारे में। ठीक, आइए भैया, परिभ्रमण तो इसका पढ़ना ही पढ़ना है, जरूरी है परिभ्रमण। अगर हम परिभ्रमण के बारे में बात करते हैं तो यह लगभग 23 घंटा 37 मिनट का समय लेती है। कितना? 23 घंटा 37 मिनट। एग्जैक्ट यही कारण है जिसके वजह से हम पृथ्वी का सदृश ग्रह बोलते हैं मंगल को। एग्जैक्ट यही कारण है। कितना? जो है कि परिभ्रमण का ये जो टाइम है ये लगभग पृथ्वी के समान है। किसके समान है? पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे पृथ्वी का जो है कि सदृश ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का सदृश ग्रह बोलते हैं। आप लोग क्लियर हो गया, पॉइंट पता चल गया कि इस मंगल ग्रह को पृथ्वी के सदृश ग्रह क्यों बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं मंगल ग्रह के व्यास की, तो मंगल ग्रह भाई पृथ्वी से जो है कि ना मंगल ग्रह बहुत छोटा है मेरा भाई, बहुत छोटा है। ठीक है, अगर हम व्यास कर लेते हैं इसके व्यास की, तो इसके व्यास जो है कि 6800 किलोमीटर है। कितना है? 6800 किलोमीटर इसका व्यास है। और जो है कि पृथ्वी के व्यास कितना है? 6371 किलोमीटर। व्यास नहीं, इसका जो है कि रेडियस यानी कि अर्ध व्यास है। कितना? 6371 किलोमीटर। और यहाँ पे इसका जो है कि पूरा का पूरा डायमीटर यानी कि जो है कि इसका व्यास ही 6800 किलोमीटर है। अगर पृथ्वी का अगर आधा किया जाए तो 3400 के जो है कि कितना हो जाएगा? अगर तो 63 है तो इसका जो है कि अगर अर्ध व्यास किया जाए तो ये हो जाएगा 3400 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 3400 किलोमीटर इसका अर्ध व्यास है, और पृथ्वी का व्यास 6371 किलोमीटर। देख रहे हो कितना फर्क है पृथ्वी के अर्ध व्यास और यहाँ पे जो है कि इसके मंगल ग्रह के अर्ध व्यास में। तो पृथ्वी बहुत छोटा है मेरे भाई। ठीक है, कहीं पे भी नहीं आएगा ये पृथ्वी के। ठीक, मतलब पृथ्वी के हर जगह पे ये आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, मैं उल्टा बोल जा रहा हूँ। ठीक, अब देखिए, अब हो गया परिभ्रमण। परिभ्रमण के बाद क्या आ जाएगा? परिक्रमा। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसके परिक्रमा के बारे में, तो परिक्रमा करता है ये भैया 687 दिन। कितना दिन लगाता है? 687 दिन लगाता है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके, ये लाल ग्रह क्यों बोला जाता है भैया, इसके बारे में तो हम बात जरूर करेंगे। लाल ग्रह, देखिए लाल ग्रह इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा है। क्या है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा है, आयरन ऑक्साइड। ठीक, और ये आयरन ऑक्साइड के अधिकता के कारण ही ये लाल रंग का दिखाई देता है। क्या होता है? लाल रंग का दिखाई देता है। इसी की वजह से इसे लाल ग्रह का नाम दे दिया गया। ठीक, लाल ग्रह का नाम दे दिया गया। और पृथ्वी के सदृश ग्रह मैंने आपको बता ही दिया कि पृथ्वी के सदृश ग्रह इसे क्यों बोला जाता है। तो अगर हम बात करते हैं इसके 5वें नंबर पर उपग्रह के बारे में, किसके बारे में? तो हाँ भैया उपग्रह है, मानेंगे हम इसका। ठीक है, उपग्रह। और कितने उपग्रह? 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? एक तो है फोबोस। क्या हो गया? फोबोस। और दूसरा नंबर पे है डिमोस। फोबोस और डिमोस। और हाँ, डिमोस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा डिमोस के बारे में भाई। अगर जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को दोस्तों क्लियर बता रहा हूँ कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मतलब ज़्यादा बनते हैं और बन भी सकते हैं। जैसे डिमोस, अगर बात किया जाए हम लोग डिमोस के बारे में, तो ये डिमोस जो है कि पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्या है?
पूरे सौर मंडल की मैं बात कर रहा हूं, पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, ठीक है। पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? कौन है? डिमोस है। किसका उपग्रह है ये? मंगल ग्रह का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? मंगल ग्रह का उपग्रह। अगर हम बात कर लेते हैं मंगल ग्रह से, एक और 7वां पॉइंट के बारे में इंपॉर्टेंट करिएगा इसको भी, ठीक है। पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक। भाई सारे 8 ग्रहों को मिला लीजिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, उन सभी में से सबसे जो ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत वो यहीं पे है। कहाँ पे है? मंगल ग्रह पे है। और उसका नाम क्या है? नाम भी उसका पूछता है। पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। हाईलाइट में कर दे रहा हूं, आप लोगों को इसको याद करना पड़ेगा भैया, और ये बहुत जरूरी है। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया, ठीक, निक्स ओलंपिया, ठीक। अगर बात कर लेते हैं हम निक्स ओलंपिया की हाइट की यानी ऊंचाई की, तो यह लगभग एवरेस्ट के 3 गुना है। कितना? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना हाइट है भैया इसकी। किसकी हाइट? निक्स ओलंपिया की। अगर हम बात कर लेते हैं तो मंगल ग्रह पे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी पाया जाता है। क्या? ठीक, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी। अगर हम बात करते हैं इस ज्वालामुखी के नाम के बारे में, तो इस ज्वालामुखी का नाम है ओलंपस नाम है। क्या नाम है? ओलंपस नाम है, ठीक। थोड़ा अच्छा से लिख दो भाई, आप लोगों को नाम नोट करना होगा ना। क्या नाम है? ओलंपस नाम है। पूरे सौरमंडल की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे 8 ग्रहों के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा? ये सबसे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ये क्या हो जाएगा? ओलंपस हो जाएगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को मंगल के बारे में। चलिए अगर हम बात करते हैं अपने अगले ग्रह के बारे में, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने अगले ग्रह के बारे में। अगला ग्रह हमारा कौन है? जुपिटर, ठीक। मज़ा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? एक एक चीज़ें मैं सब क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, मज़ा तो आएगा ही आएगा भाई। थोड़ा टाइम लगेगा, मानता हूँ कि मैं टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं भाई। हम लोग को थोड़ा बढ़िया से पढ़ना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक। देखिए अब इसके बीच में क्या हो जाता है, इन बृहस्पति ग्रह जो स्टार्ट होता है उसके पहले क्या है? उसके पहले जो है कि क्षुद्र ग्रह की बहुत ज़्यादा पेटियाँ हैं। क्या? क्षुद्र ग्रह की बहुत ज़्यादा पेटियाँ हैं। अगर हम बात करते हैं इन क्षुद्र ग्रहों की, तो इन क्षुद्र ग्रहों की जो है कि मंगल और बृहस्पति के बीच की जो डिस्टेंस है लगभग 550 मिलियन किलोमीटर है। क्या है? 550 मिलियन किलोमीटर इनकी बीच की दूरी, मंगल और बृहस्पति के बीच की दूरी 550 मिलियन किलोमीटर, 550 मिलियन किलोमीटर, ठीक। अब देखिए अब ये बहुत दूर हो जाते हैं यार, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कर लेते हैं, जो है कि ये इसीलिए इनको यही रीजन है, यही कारण है कि इनको बाहरी ग्रहों में और इनको आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। यही रीजन है, मेन सबसे रीजन यही है, क्योंकि इनकी बीच की जो दूरी है, मंगल और बृहस्पति ग्रह की जो बीच की दूरी है ना, ये बहुत ज़्यादा है। ये लगभग 550 मिलियन किलोमीटर है भाई, 550 मिलियन। अब देखिए ऐसे सूर्य से और जो है कि मंगल ग्रह के बीच की दूरी जो है कि कितना है, जो है कि 228 मिलियन ही किलोमीटर है। अब देख रहे हैं इससे जहां तक जो है कि बुध ग्रह से ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल जो है कि जितने दूरी पे नहीं आ रहे हैं, उससे जो है कि दोगुने दूरी पे तो सिर्फ इनके मंगल और बृहस्पति ग्रह की डिस्टेंस हो जा रही है। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, तो इनको छांट दिया भाई बाहरी ग्रहों के हिस्से में, इसलिए इनको बाहरी ग्रह कहे जाते हैं और इनको जो है कि आंतरिक ग्रह का नाम दे दिया गया। तो हम चलते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। देखिए बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करते हैं। बृहस्पति ग्रह, ठीक। अब बृहस्पति को और क्या बोलते हैं? बृहस्पति को जो है कि हम पीला ग्रह भी बोलते हैं, ठीक। बृहस्पति को पीला ग्रह बोलते हैं। और क्या हम लोग बोलते हैं बृहस्पति को? जुपिटर। जुपिटर पहले लिखना चाहिए था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाइएगा आप लोग।
जुपिटर, ठीक। कि अब क्या हो गया, बृहस्पति को पीला ग्रह हो गया और क्या हो गया, जुपिटर हो गया। अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब इसको तारा सदृश ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। अभी बात कर रहा हूं तारा सदृश के बारे में, तारा सदृश ग्रह, ठीक। भाई आप लोगों ने सुना है, यहाँ पे देखा पृथ्वी सदृश ग्रह है, कौन कौन सा, जो है कि शुक्र हो गया और हमारा मंगल हो गया, ये क्या हो गया, पृथ्वी सदृश ग्रह। अब भाई यहाँ पे तारा सदृश ग्रह, ये क्या है, तारा सदृश ग्रह मतलब क्या इसमें कि नाभिकीय संलयन हो रहा है, नहीं हो रहा है, नाभिकीय संलयन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी क्यों कहा जा रहा है अभी बता रहा हूँ, परेशान नहीं है आप लोग, ठीक है, धैर्य बनाए रखिए। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी दूरी की, तो दूरी देखिए, देखिए यहाँ थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा सेंस लगाइएगा अपना। यहाँ पे अगर मंगल ग्रह की दूरी 228 मिलियन है, तो 550 मिलियन किलोमीटर तो ये बीच की दूरी है। तो अब कितना हो जाएगा, इनके बीच की दूरी को अगर ऐड कर लिया जाएगा यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को, तो यहाँ पे हो जाएगा 778 मिलियन किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 778 मिलियन किलोमीटर, ठीक, क्लियर हुआ। अगर हम बात करते हैं इसके परिभ्रमण के बारे में, किसके बारे में, परिभ्रमण के बारे में, तो ये परिभ्रमण करता है 9 घंटा 56 मिनट, कितना, 9 घंटा 56 मिनट, ठीक। ये बहुत ही, अब देखिए 9 घंटा 56 मिनट। अब देखिए शुक्र ग्रह क्या कर रहा था, शुक्र ग्रह जो है कि 243 दिनों में परिभ्रमण कर रहा था, यानी कि उसके परिभ्रमण का जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा है, पूरे 8 ग्रह में परिभ्रमण का टाइम सबसे ज़्यादा है। और जो सबसे कम का परिभ्रमण टाइम है वो किसके पास है, बृहस्पति के पास है, यानी सबसे कम टाइम में ये परिभ्रमण करता है। और सबसे ज्यादा टाइम में परिभ्रमण कौन करता है, शुक्र ग्रह। कितने दिनों में, 243 दिनों में करता है। और ये कितने दिनों में करता है, सबसे कम परिभ्रमण यानी कि घूर्णन का समय लेता है कौन, बृहस्पति ग्रह। कितना टाइम लेता है भैया, 9 घंटा 56 मिनट लेता है। कितना, 9 घंटा 56 मिनट लेता है। अगर हम तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं, परिक्रमा, ठीक। तो अब देखिए ये कितने दिनों में कर रहा था, 687 दिनों में हमारा मंगल कर रहा था, मंगल पूरा चक्कर मार दे रहा था फटाक से 687 दिनों में। अब देखिए अब तो यहाँ पे जो है कि दूरी इतना ज़्यादा बढ़ गई, तो जाहिर सी बात है भाई परिक्रमा करने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये 550 मिलियन किलोमीटर तो ऐसे ही दूरी बढ़ जा रही है। अगर ये मान लीजिए सूर्य है तो यहाँ से चक्कर मारेगा तो कम मार देगा, ये इतना ही दूरी घूमना पड़ेगा। अगर यहाँ पे दे दे तो ये तो पूरा ऐसे घूम के आएगा ना, तब तो ये परिक्रमा कर पाएगा। तो यही कंडीशन है कि इधर के जो ग्रह हैं इनको जो है कि परिक्रमा करने में ज़्यादा समय लगता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत दूर है। और कितना टाइम लगता है बृहस्पति को परिक्रमा करने में, तो इसको लगता है, पढ़ लीजिए आप लोग, कितना वर्ष लगता है, कितना वर्ष लगता है, 12 वर्ष लगता है। कितना, 12 वर्ष लगता है। अगर हम बात करें इसके उपग्रह के बारे में, किसके बारे में, चौथे नंबर पे उपग्रह के बारे में, तो हाँ उपग्रह हैं। और कितने उपग्रह हैं, याद रखिएगा 72 हैं। कितने, 72 उपग्रह हैं। किसके पास, बृहस्पति के पास। अगर हम इसके कुछ उपग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसके उपग्रहों में के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका एक उपग्रह है, याद नहीं आ रहा है अभी, मेरे ध्यान पे नहीं चढ़ रहा है, गैनीमीड। हाँ चलिए ठीक, याद आ गया, क्या नाम है, गैनीमीड नाम है। और ये जो गैनीमीड है, इससे याद रखिएगा कि ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन, गैनीमीड, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बनेगा नहीं बल्कि बनता है कि सबसे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ये गैनीमीड। मैं इसके कुछ और उपग्रहों के बारे में बता दे रहा हूँ। गैनीमीड हो गया, याद रखिएगा यूरोपा, क्या याद रखिएगा, यूरोपा याद रखिएगा। और आप लोग एक और उपग्रह याद रखिएगा जिसका नाम है लो, क्या नाम है, लो। ये जो है कि बृहस्पति के कुछ जो है कि प्रमुख ग्रह, गैनीमीडा, यूरोपा, लो। यहाँ से गैनीमीडा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ये गैनीमीडा। और बृहस्पति का, अगर जाहिर सी बात है पूरे सौरमंडल का है, तो बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा। कौन हो गया, गैनीमीडा। अगर हम बात करते हैं पांचवें नंबर पे हम बात कर लेते हैं, तो ये आकार में सबसे बड़ा है। क्या है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह। किसमें, आकार में सबसे बड़ा, किसके सापेक्ष, जो है कि पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे पहले जो है कि बृहस्पति है, उससे थोड़ा छोटा शनि है, उससे थोड़ा छोटा अरुण है, उससे छोटा जो है कि वरुण है। उसके बाद उससे छोटा पृथ्वी है, पृथ्वी से छोटा शुक्र है, शुक्र से छोटा मंगल है, और मंगल से छोटा बुध है। इस प्रकार जो है कि सबसे छोटा ग्रह बुध बनता है। लेकिन 2006 तक, 2006 से जो है कि
2006 के जो है कि बाद ये सबसे छोटा बना। 2006 से पहले तो अपना कुबेर बाबा थे, आप लोगों को पता ही है कुबेर बाबा के बारे में, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग मंगल जो है कि बृहस्पति के बारे में क्लियर हो गया। अब देखिए बृहस्पति जो है कि क्या हो गया, सबसे बड़ा ग्रह हो गया और आकृति में सबसे जो है कि बड़ा है ही है। यहाँ पे जो है कि हमारा पीला ग्रह हो गया है और तारा सदृश। हाँ भाई तारा सदृश तो आप लोग को भूल ही रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट करिएगा इसको, बहुत जरूरी है इसके बारे में पढ़ना। जो है कि ये सबसे मतलब एक ग्रह को तारा सदृश ग्रह बोल रहे हैं भाई, जरूरी है पढ़ना इसके बारे में। अब देखिए इसको तारा सदृश ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर के जो भी बाहरी ग्रह हैं ये गैसों से मिलकर के ज़्यादातर बने हुए हैं, गैसों से ज़्यादा बना, गैस हो गया, बर्फ हो गया और धूल कण इत्यादि से ज़्यादा मिलकर के बने हुए हैं। तो अब देखिए पृथ्वी को तारा सदृश ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पृथ्वी सदृश ग्रह है इसमें सबसे ज़्यादा जो है कि गैस जो है कि हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और उसके बाद से यहाँ पे हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता सबसे ज़्यादा है। अगर बात करें हम हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन लगभग यहाँ पे 74% पाया जाता है। कितना, 74% पाया जाता है और हीलियम लगभग 24% पाया जाता है। और जो है कि सूर्य भी किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन की अधिकता ज़्यादा और हीलियम की थोड़ी कम है, ठीक है। इसके वजह से यही रीजन है कि इस हाइड्रोजन और हीलियम का ही एक यही रीजन है कि इसको तारा सदृश ग्रह बोला जाता है, बृहस्पति ग्रह को। क्लियर हुआ, समझ में आया। और इस बृहस्पति ग्रह के पास जो है कि रेडियो तरंगे बहुत ज़्यादा हैं। क्या है, रेडियो तरंगे बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि हर ग्रहों के पास रेडियो तरंगे होते हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह के पास बहुत ज़्यादा रेडियो तरंगे हैं। इसकी वजह से इसको जो है कि क्या बोला जाता है, तारा सदृश ग्रह बोला जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले ग्रह के बारे में। किसके बारे में, अगले ग्रह के बारे में। अगला ग्रह है हमारा शनि। क्या है, शनि। शनि बहुत लाजवाब ग्रह है भाई, इसके बारे में थोड़ा बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, ठीक, मजा आएगा पढ़ के आप लोगों को, ठीक है। चलिए बृहस्पति बाबा के बारे में पढ़ के मजा आया। अभी लास्ट में कुबेर बाबा के बारे में बात किया जाएगा थोड़ा। भाई वो ग्रहों की श्रेणी से निकल गए तो क्या हुआ भाई, अपने कुबेर बाबा हैं, वो कुबेर बाबा के भाई मतलब ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया तो उनको मतलब छोड़ थोड़ी ना दिया जाएगा, मतलब लेके चला जाएगा साथ में। अब थोड़ा सा कोई कमज़ोर हो गया तो जो है कि उसको छोड़ देंगे, नहीं भाई, हम लोग साथ लेके, हम लोग इंसान हैं, हम लोग भाई ये ग्रह साथ छोड़ दिए तो क्या हुआ, हम लोग इंसान हैं, उनका अस्तित्व नहीं मिटाएंगे, ठीक। अब देखिए अब हम बात करने वाले हैं शनि के बारे में। किसके बारे में, शनि को हम सैटर्न भी बोलते हैं, ठीक। सैटर्न बोलते क्या है भाई, होता ही है भाई अंग्रेजी में। और देखिए और जो है कि हम इसको काला ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काला ग्रह बोलते हैं, ठीक, ये काला ग्रह, ठीक। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। देखिए सबसे पहला है दूरी, सूर्य से दूरी आप लोग समझ जाइएगा। बृहस्पति ग्रह का मेरा कितना था, बृहस्पति ग्रह का था 778, ठीक। अब देखिए 778, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक ट्रिक दे रहा हूँ, आप लोग ट्रिक क्या मतलब ये आप लोग समझ ही जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए बृहस्पति ग्रह जो है, अभी बता रहा हूँ, रुक जाइए, लास्ट में बता दूंगा आप लोगों को। बृहस्पति ग्रह का है 1487 मिलियन किलोमीटर, ठीक, 1487 मिलियन किलोमीटर। कितना हो गया, 1487 मिलियन किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं इसके परिभ्रमण के बारे में, किसके, तो ये परिभ्रमण करता है 10 घंटे 40 मिनट। कितना, 10 घंटे 40 मिनट। और हम बात करते हैं इसके परिक्रमा के बारे में, तो ये बृहस्पति कितना दिनों में कर रहा है भाई, 12 वर्ष में कर रहा है। तो जाहिर सी बात है हमारा शनि करेगा 29 वर्ष में, ठीक है। कितने दिनों में कर रहा है, 29 वर्ष लग जा रहे हैं। अगर चौथे नंबर पे हम बात करते हैं तो शनि के पास जो है कि, हाँ अरे भाई वलय में लिखा था, शनि के पास जो है कि खुद का वलय है। क्या है, शनि के पास खुद का वलय है। अगर हम 5वें नंबर पर बात करें उपग्रह के बारे में, किसके बारे में, उपग्रह के बारे में, तो हाँ उपग्रह है यहाँ पे। और कितने उपग्रह हैं ये भी जान लीजिए। शनि के जो है कि उपग्रह हैं 62 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं, शनि के 62 उपग्रह हैं। और याद रखिएगा यहाँ से दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह माना जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, जिसकी नाम है इसका टाइटन। क्या नाम है, टाइटन। और यह शनि का
सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। याद रखिएगा नाम इसका, टाइटन। ठीक, और इसके पास वलय भी है। छठवें नंबर पे हम क्या बोल लेते हैं? छठवें नंबर पे हम इसको क्या बता दें आप लोगों को? छठवें नंबर पे हम बता देते हैं आप लोगों को कि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, क्या हो गया? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये क्या हो गया? शनि हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने अरुण के बारे में। चलिए, सिर्फ 2 ग्रह और बचे हुए हैं, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। परेशान ना हो मेरे भाई, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन टाइम लग रहा है ठीक है, लेकिन विस्तार में तो आप पढ़ रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ है विस्तार में पढ़ना, कि विस्तार में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे आप लोग। विस्तार में आप लोगों को सारी चीज़ें मिल रही हैं तो टाइम थोड़ा लग रहा है, तो मतलब आप लोगों को तकलीफ हो रही है क्या? बताइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे भाई। ठीक, अब हम बात करते हैं अरुण के बारे में। किसके बारे में? जब हम अरुण के बारे में बात करते हैं तो अरुण को जो है कि हम हरित ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरुण। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? यूरेनस। और क्या बोलते हैं इसको? यूरेनस के अलावा हरित ग्रह। क्या बोलते हैं? हरित ग्रह। और क्या बोलते हैं इसको? लेटा हुआ ग्रह। लेटा, देखो मैं लेहा लिख रहा हूं, लेटा हुआ ग्रह। ठीक, अब देखिए लेटा हुआ ग्रह। शनि से एक चीज और याद रखिएगा, शनि जो है कि ये तैरता हुआ, शनि को जो है कि तैरता हुआ ग्रह भी बोला जाता है, क्योंकि यह इसका जो है कि घनत्व तो बहुत कम है। क्या है? अगर इसको पानी में डाल दिया जाए ना तो ये तैरने लगेगा, इसका घनत्व तो बहुत कम है, ये याद रख रहिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अरुण के बारे में, दूरी के बारे में। तो यह दूरी में, अब देखिए शनि का कितना था? 1487 था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हो जाएगा 2878 मिलियन किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 2878 मिलियन किलोमीटर। मैं थोड़ा पानी पी लूँ, ठीक है, प्यास लग गई मुझे। कितना हो गया? दूरी क्या हो गया? 2878 मिलियन किलोमीटर। किसकी दूरी है? अरुण की दूरी है। किससे? सूर्य से। कितने किलोमीटर? 2878 मिलियन किलोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं इसके, देखिए दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, परिभ्रमण। क्या हो जाएगा? परिभ्रमण। तो अगर हम बात कर लेते हैं इसको परिभ्रमण के बारे में, तो ये परिभ्रमण हमारा करता है 17 दिन में। कितने दिन में? 17 घंटे लेता है। ठीक है, कितना लेता है? 17 घंटे लेता है। ठीक, कितना हो गया? 17 घंटे में। कौन परिभ्रमण करता है? वरुण जो है कि अपने अक्ष पे परिभ्रमण करता है 17 घंटे में। कितने घंटे में? 17 घंटे में करता है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके जो है कि तीसरे नंबर पर परिक्रमा के बारे में, तो ये परिक्रमा करता है। देखिए शनि कितना ले रहा था? शनि हमारा ले रहा था जो है कि 29 वर्ष। शनि 29 वर्ष ले रहा था, तो अरुण जो है कि हमारा ले लेगा 84 वर्ष। कितना ले लेगा? 84 वर्ष ले लेगा। ये क्या हो गया? परिक्रमा हो गया। और हम बात करते हैं वलय के बारे में। किसके बारे में? वलय के बारे में। तो हाँ, इसके पास भी वलय है। किसके पास? अरुण के पास भी वलय है। और इसके जो है कि टेलीस्कोप से देखा जाता है तो इसके 10 वलय दिखते हैं। कितने दिखते हैं? 10 वलय दिखते हैं। और इन वलयों के बारे में मैं बता रहा हूँ कुछ। कितने वलयों की संख्या है अरुण के? हाँ, वलय हैं। कितने हैं? संख्या इसकी 10 है। कितनी संख्या? 10 है। अगर हम 5 प्रमुख हैं इसमें, कितने हैं? 5 प्रमुख हैं इसके। सबसे पहले वही हो गया, मैं नाम बता दे रहा हूँ आप लोगों को, नाम याद रखिएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्या हो गया? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक, और आप लोगों का 5वां हो गया, 5वां याद नहीं आ रहा है मुझे, दिमाग पे नहीं बैठ रहा है। इप्सालिन ऐसे कुछ करके नाम है, देखिएगा आप लोग, कमेंट में बताइएगा मुझे। तो चारों जगह हो गए कौन कौन से? अल्फा बीटा गामा डेल्टा
इसका नाम जो है कि ध्यान पे नहीं आ रहा है मेरे, ठीक है। अब मैं बता देता आप लोगों को, आप लोग वैसे मैं अगले लेक्चर में बता दूँ, अगले लेक्चर में आप लोग बता दूंगा, ठीक है। क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा, ये मतलब बहुत कम किताबों में मिलता है, किताबों में बहुत कम है, और गूगल पे भी शायद, मैंने इसको गूगल पे नहीं सर्च किया है, लेकिन बहुत कम किताबों में इसके अरूढ़ के जो है कि वलय के नामों के बारे में दिया गया। 5 जो प्रमुख नाम है इन्हें शायद ही किसी किताब में दिया होगा। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, इप्सालिन नाम है उसका, नाम इप्सालिन है शायद, ठीक है, मैं बताऊँगा। हम बात करते हैं पांचवें ग्रह के पांचवें बारे में। अब देखिए ये लेटा हुआ क्यों प्रतीत होता है, लेटा हुआ इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमें देखने, जब हम इसको देखते हैं तो ये थोड़ा लेटा हुआ हमको नजर आता है, ये लेटा हुआ है, ठीक है, लेटा हुआ होकर के और इसकी सूर्य की परिक्रमा करता है, इसी वजह से इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। आप बोलेंगे भैया हरित ग्रह क्यों बोलते हैं, हरित ग्रह इसे इसलिए बोलते हैं कि जो CH4 होता है ना, मीथेन, उसको दूर से देखेंगे तो हरे कलर का हमें नजर आएगा, क्या होगा, हरे कलर का नजर आएगा। और हम बचपन से पढ़ते हुए किताबों में आ रहे हैं कि अरूढ़ ग्रह पे मीथेन गैस की अधिकता ज़्यादा है, क्या है, अरूढ़ ग्रह पे मीथेन गैस की अधिकता ज़्यादा है। यही कारण है कि अरूढ़ ग्रह को जो है कि हम हरित ग्रह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हरित ग्रह के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट, आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ से जो है कि 4-5 चीज़ें आप लोगों को मिल गई होंगी। और हम बात करते हैं हाँ उपग्रह के बारे में, ठीक। तो हाँ इसके भी उपग्रह हैं, क्या है, इसके भी उपग्रह हैं। अब देखिए शनि ग्रह के उपग्रह कितने थे, 62 थे। तो यहाँ पे हम लोगों के उपग्रह हो जाएंगे, अरूढ़ ग्रह के, चीज़ें मिस हो रही हैं पता नहीं क्यों। अगर हम अरूढ़ ग्रह के उपग्रहों के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके उपग्रह 14 हैं, ठीक है। कितने उपग्रह हैं, इसको आप लोग थोड़ा ये पॉइंट देख लीजिएगा आप लोग उपग्रह के बारे में, 14 उपग्रह है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अरूढ़ ग्रह के बारे में, किसका हो गया। और वरुण ग्रह के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये 6वां नंबर है, लास्ट है लेकिन दमदार है, ठीक है। और शायद ही बहुत कम लोगों को ये पता होगा। देखिए जो हमारे सारे जो है कि ग्रह वो क्या कर रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहे हैं, क्या हो रहे हैं, लेकिन 2 ग्रहों को निकाल करके, किसको, 2 ग्रहों को निकाल करके। और वो ग्रह कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हमारा हो जाएगा शुक्र ग्रह हो जाएगा, और एक हमारा इधर से दूसरे नंबर पे और इधर से दूसरे नंबर पे अरूढ़ हो जाएगा। ये जो है कि पश्चिम से पूर्व की ओर ना घूम करके पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं, क्या हो रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर ना घूम करके पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। कौन कौन से, शुक्र ग्रह और अरूढ़ ग्रह। यही कारण है कि इन ग्रहों पे जो है कि जो सुबह होती है, यानी कि जो सूर्योदय यानी कि जो सूरज निकलता है वो पश्चिम दिशा की ओर निकलता है, और जो सूर्यास्त होता है यानी कि सूरज अस्त होता है तो जो है कि पूरब दिशा की ओर होता है। क्यों, क्योंकि यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्या हो रहा है, घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहे हैं। इसलिए जो है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्योदय जो है कि पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर, और सूर्यास्त पूरब की ओर। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज तो आप लोग पढ़े ही होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई। अगर घड़ी की सुई की दिशा की ओर है तो उसे क्लॉकवाइज, और घड़ी की सुई की दिशा की ओर है उल्टे दिशा की ओर को तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये घड़ी की सुई की दिशा की ओर चक्कर कर रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज जो है कि चक्कर काट रहे हैं। और सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, बाकी जो 6 ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ठीक है, चक्कर लगा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है कि ये 2 ग्रह अलग भी काउंटिंग किए जाते हैं, ठीक है। आगे आप लोगों को समझ में नहीं सारी चीज़ें। अब लास्ट ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। चलिए आराम से देखिएगा आप लोग। जो हमारा सबसे लास्ट ग्रह है वो है हमारा सबसे लास्ट ग्रह वरुण ग्रह, ठीक है। क्या है, वरुण ग्रह। अब देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग क्या डाला, वरुण। वरुण को और कौन सा ग्रह बोलते हैं, नेपच्यून, ठीक, नेपच्यून बोलते हैं। और इसको हम ठंडा ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है, ठंडा ग्रह बोलते हैं। अब देखिए वरुण के बारे में, वरुण की सूर्य से दूरी कितनी होगी, सबसे पहला पॉइंट, तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा कि ये हमारा शनि का कितना था, देखिए
अब मैं आप लोग को एक जो ट्रिक है ना उसको मतलब मैं जो माइंड में बनाया हूँ उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। अब देखिए सबसे पहले होता क्या है कि अब देखिए बृहस्पति ग्रह कितना दूर है, पहले तो ये 228 मिलियन किलोमीटर हमारा मंगल है, उसके बाद 550 का ये हमारा क्षुद्र की पेटियाँ जाती हैं, तो कितना हो जाता है 778, ठीक। अब 700 ये 78 हो गया, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है 78 होने के बाद अब देखिए शनि ग्रह तो आप लोग क्या करिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, साथ में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 14 हो गया, 14 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया 28 हो गया, और 8 और 7 के जो हमारे जो स्थान है इसको बदल दीजिए, ठीक। 7 8 है तो 8 7 कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए 7 8 कर दीजिए, बस यहाँ पे 28, ठीक। तो ये 3 तो हमारा आराम से याद हो जाएगा, ये 3 ये हमारा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां ये हमारा कितना होगा 1 2 3 4 तो आराम से याद हो जाएंगे। और लास्ट में जो वरुण है वो जो है कि उसकी डिस्टेंस है 4500 मिलियन किलोमीटर, कितना हो जाएगा मिलियन किलोमीटर, कितना हो गया 4500 मिलियन किलोमीटर। किसके बीच की दूरी है वरुण और सूर्य के बीच की दूरी 4500 मिलियन किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं वरुण की परिभ्रमण समय, तो दूसरा नंबर पे है ये परिभ्रमण है इसका 16 घंटा, कितना है 16 घंटा है। अगर हम बात करते हैं इसकी तीसरे नंबर पे परिक्रमा के बारे में, किसके बारे में परिक्रमा के बारे में, तो ये परिक्रमा करता है 164 वर्ष में, कितने में 164 वर्षों में करता है। अगर हम चौथे नंबर पे बात करते हैं इसको, तो जो है कि ये सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह भाई क्यों है कि ये सूर्य से सबसे दूर है, सबसे ठंडा ग्रह कौन हो गया हमारा वरुण ग्रह हो गया। पांचवें नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो इसको जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है, ठीक है जुड़वा ग्रह। अब देखिए जुड़वा ग्रह ये क्यों है, जुड़वा ग्रह ये इसलिए है क्योंकि ये अरुण और वरुण दोनों को जुड़वा ग्रह बोला जाता है। अरुण और वरुण भाई दोनों में दोस्ती बहुत गहरी है, ठीक है। अरुण और वरुण क्या हो गया जुड़वा ग्रह, क्या हो गया जुड़वा ग्रह। अब इनको जुड़वा ग्रह क्यों बोला जाता है भाई, सोचने वाली बात है, ये जुड़वा ग्रह क्यों बोले जाते हैं। तो देखिए जो जुड़वा ग्रह की जो संरचना है ना, जो इन यानी कि अरुण और वरुण की जो संरचना है, अगर हम बात करते हैं इनके संरचना के बारे में, तो इनके संरचना के बारे में जान लीजिए, यही मेन कारण है संरचना ही जिसकी वजह से इनको जो है कि जुड़वा ग्रह बोला जाता है। अब देखिए किससे किससे मिलकर के बने हुए हैं, ये हाइड्रोजन हीलियम और सिलिकेट से मिलकर बने हुए हैं, ठीक सिलिकेट, हाइड्रोजन हीलियम और सिलिकेट से मिलकर के बने हुए हैं। लगभग हाइड्रोजन की मात्रा 15%, अगर हम बात करते हैं हीलियम की मात्रा, तो यहाँ पे हीलियम की मात्रा जो है कि लगभग 60% के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे हीलियम ज़्यादा पाया जाता है, हाइड्रोजन की मात्रा 15% और जो है कि हीलियम की मात्रा 60%। और सिलिकेट की बात करें तो सिलिकेट यहाँ पे लगभग 21% के आसपास पाया जाता है, क्या होता है 21% के आसपास पाया जाता है। और यहाँ पे अरुण ग्रह पे मैथेन की अधिकता ज़्यादा है। अगर इनकी ये है इनकी आंतरिक संरचना, यही कारण है। और जो है कि वरुण पे और भी जो है कि 1-2 गैसें पाई जाती हैं, जैसे अमोनिया हो गया और यहाँ पे एथेन भी पाया जाता है अधिक मात्रा में। कहाँ पे अरुण पे जो है कि मीथेन पाया जाता है और वरुण पे जो है कि एथेन पाया जाता है। क्लियर होगा आप लोगों को, इतनी सारी चीज़ें समझ में आप लोगों को आ गई। अगर हम बात करते हैं इसके उपग्रह के बारे में, किसके बारे में उपग्रह के बारे में, किसके वरुण के उपग्रह के बारे में, तो याद रखिएगा हाँ उपग्रह हैं कितने 9 उपग्रह हैं। इस 9 उपग्रह जो लिखे हैं इसको भी आप लोग थोड़ा एक बार ध्यान दे दीजिएगा, रीड कर लीजिएगा बुक में। तो ये हो गया 9 उपग्रह। इसके मैं 2 उपग्रहों के बारे में बता दे रहा हूँ, इसका नाम याद रखिएगा। एक का नाम है याद रखिएगा ट्रिटेन, क्या नाम रखिएगा, एक नाम याद रखिएगा ट्रिटेन और दूसरा नाम रखिएगा मिरेड। क्या ट्रिटेन और मिरेड, ये जो है कि 2 प्रमुख इसके उपग्रह हैं। किसके वरुण के क्या 2 प्रमुख उपग्रह हैं, कौन कौन से, ट्रिटेन और दूसरा हो गया मिरेड। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हो गया हमारे संपूर्ण रूप से विस्तार रूप से 8 ग्रहों के बारे में। क्लियर हुआ आप लोगों को, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अपने प्लूटो के बारे में। भाई मैंने बोला था कि प्लूटो के बारे में हम बात जरूर करेंगे, ठीक है।
क्योंकि भाई प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से निकल गया है, लेकिन एग्जामिनर ने ये थोड़ी नहीं बोला है कि हम भाई प्लूटो से क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऐसा तो है नहीं। भाई प्लूटो से क्वेश्चन करेगा, ऐसा नहीं है। मतलब कि ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया तो क्या हुआ, भाई क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। सौरमंडल का तो हिस्सा है ना, जरूर पूछेगा क्वेश्चन। तो बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि अब वो मतलब प्लूटो के बारे में पढ़ाना ही छोड़ दिए। नहीं भाई, मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचरों को देखा हूँ कि अब मतलब कि प्लूटो के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं। नहीं भाई, प्लूटो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ग्रहों की श्रेणी से निकल गया है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। अब हम बात करते हैं अपने प्लूटो के बारे में। तो प्लूटो को क्या क्या बोलते हैं, देखिए रेड मार्कर सही चल नहीं रहा यार, पॉइंटर इसका गड़बड़ हो गया। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा प्लूटो, क्या हो गया प्लूटो, ये हो गया हमारा एम, और क्या हो गया कुबेर बाबा भी बोले जाते हैं, ये कुबेर। ठीक, अब देखिए ये अगर इसे हम कुबेर की बात करें यानी प्लूटो की बात करें तो यह सूर्य से लगभग 5900 मिलियन किलोमीटर है। कितना, पहला नंबर। अगर दूरी की बात करें तो 5900 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, 59,600 क्यों लिख रहा हो भाई, 5900 मिलियन किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं इसके दूसरे नंबर के बारे में, तो दूसरा नंबर आप लोग बहुत मतलब कि गहराइयों से पढ़िएगा थोड़ा। ठीक है, अब देखिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्या बताया था कि सबसे पहले ग्रह किसको कहेंगे, ग्रह उसे कहेंगे जो गोलाकार हो, भाई जो किसी कक्षा को क्रॉस ना करते हो। लेकिन ये भाई चीज़ों को कहाँ समझ रहे थे हमारे जो है कि ये कौन प्लूटो भाई, कुबेर बाबा इन बातों को फॉलो कर ही नहीं रहे थे। तो इनको क्या किया गया, सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, IAU क्या हो गया 2006 में IAU की एक बैठक हुई थी, जहां से इनको जो है कि 2006 में ही ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया, सबसे मेन वजह, सबसे बड़ी वजह यही थी कि ये जो है कि अरुण की कक्षा को काट रहे थे, इसीलिए इनको कहा गया इनको ग्रहों की श्रेणी से भैया बाहर निकालो। ये बहुत अपने मतलब कुछ फॉलो कर नहीं रहे, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इनको क्या कर दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। हम बात करते हैं IAU के बारे में, तो यह 2006 में 2500 लगभग खगोलीय वैज्ञानिक जो है कि भाग लिए थे इस जो है कि संघ में, इस मिशन, इस जो है कि बैठक में, वहाँ से इनको निकाल दिया गया। ठीक है, अब और जो है कि इनको किया क्या गया, ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया, वो तो ठीक है, लेकिन भाई मतलब कि ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया तो इनके लिए कुछ अलग मतलब सीट बनाए गए, इनके लिए अलग कुछ श्रेणियाँ बनाई गई। भाई अभी तक हमको ग्रहों में शामिल किए थे, और मतलब कि बौना ग्रह बना के हमको भूल जाओगे, ऐसा नहीं है भाई। कुबेर बाबा को नहीं भूलेंगे हम, बार बार हम कुबेर बाबा के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए मैं कुबेर बाबा के बारे में बात कर रहा हूँ। और भी कुछ मैं यूनिक चीज़ें बताने वाला हूँ इनके बारे में, रुकिए। देखिए जो है कि जो हमारे कुबेर बाबा हैं, इनके जो है कि IAU की बैठक में 2006 में इनको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया था। क्या किया गया था, ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया था, और इनको ग्रहों की श्रेणी से निकाल करके इनको जो है कि प्लूटाइन जो है कि श्रेणी में रख दिया गया था। कहाँ रख दिया गया था, प्लूटाइन। अब ये प्लूटाइन क्या है, प्लूटाइन को एक श्रेणी बना दिया गया। अगर प्लूटो की तरह जो भी ग्रह होंगे उनको इस प्लूटाइन समूह में रखा जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूटाइन समूह में रखा जाएगा। जैसे कि हमारे देश में नहीं होता है, जो बड़े बड़े पोस्ट पे अधिकारी काम करते हैं, भाई वो रिटायर हो जाते हैं ठीक है, लेकिन फिर भी उनको गवर्नमेंट क्या करती है, उनको जो है कि उस थोड़ा कम पैसे में उनको क्या करती है, नौकरी पर रख लेती है। भाई प्राइवेट सेक्टर में भी उनको अच्छे अच्छे जॉब मिल जाती है, ये नहीं कि रिटायर हो गए घर पर बैठ गए, क्योंकि भाई इनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, बड़े नौकरी पर जॉब किए, बड़ी पोस्ट पे, तो एक्सपीरियंस रहता है, तो भाई अपना चीज़ें कर ले जाते हैं। तो वही चीज़ें इनको प्लूटो को भी ग्रहों की श्रेणी से निकाल तो दिया गया था, लेकिन भाई इनको रखा जाए, कुछ बड़ा दर्जा दिया जाए, भूला ना जाए। और हम बात करते हैं एक बड़ी चीज़ इनके बारे में चौथे नंबर पे, कि इनको ग्रहों की श्रेणी से निकाल करके इनका कुबेर बाबा का नाम बदल दिया गया है। क्या किया गया है, 2006 में ही इनका नाम बदल दिया गया था। और इनका नाम 1 यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे 0 लिखिएगा, यहाँ पे 3 4 लिखिएगा, और यहाँ पे 3 4 लिखिएगा, यानी इनका नया नाम है ये देख। ठीक,
अब यही नाम है भाई, क्या करें हम, ये नाम ही यही है 134 और 140। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, प्लूटो का नया नाम पूछा जा सकता है क्या, 134 140 क्या हो गया, 134 140 ये क्या हो गया, इनका कुबेरवा का नया नाम रख दिया गया। और जो भी मैंने आप लोग जितनी भी सारी चीज़ें आप लोग को जितना भी नॉलेज बताया हूँ, जितना भी अभी आप लोग को पढ़ाया हूँ, ये सारी चीज़ें जो है कि पता है आप लोग का किस मतलब किसके आधार पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं पढ़ा रहा हूँ IAF, किसके आधार पे, IAF के आधार पे। अब ये IAF क्या है इसके बारे में आप लोग जो नहीं है, हालांकि मैं लास्ट में बता रहा हूँ इसको, ठीक है, मुझे पहले बताना चाहिए था लेकिन मैं लास्ट में बता रहा हूँ, लेकिन बता तो रहा हूँ सही कि आप लोग पूरा वीडियो आप लोग देखिए आराम से, कि लास्ट में भी कुछ चीज़ें मिल सकती हैं आप लोगों को बेटर, जो बहुत अच्छी चीज़ें हो। देखिए IAF ये होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, क्या होता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के आधार पे मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें आप लोगों को बताया हुआ, जितने भी ग्रहों के बारे में पढ़ाया हूँ इसी के IAF के आधार से जो है कि बताया हूँ। और IAF है क्या इसके बारे में जानते हैं। IAF का जो है कि स्थापना, IAF की स्थापना 1951 में, 1951 में जो है कि ये जो है कि फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, फ्रांस के पेरिस में हुआ था, फ्रांस के पेरिस में, ठीक, फ्रांस के किस शहर में हुआ था, पेरिस में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में हुआ था। किसकी स्थापना, IAF की स्थापना, किसकी स्थापना, IAF की स्थापना, ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ठीक है। और इसी के आधार पे मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताया हूँ। और एक चीज़ और याद रखिएगा, IAF का मुख्य कार्य यही होता है कि जितनी भी अंतरिक्ष के बारे में जो भी रिसर्च किए जाते हैं उनके कार्यों में, अंतरिक्ष के कार्यों में बढ़ावा देना है, प्रेरित करना होता है, ठीक है। इनका मुख्य कार्य यही होता है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही रहने देते हैं आप लोगों के लिए, बहुत काफ़ी है। आप लोग सारी चीज़ों का आप लोग डिटेल में पढ़िएगा, विस्तार रूप से आप लोग पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो हाँ दोस्तों, बस हम आपको अपनी लेक्चर को यहीं पे बंद करते हैं। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो चलिए अपने लेक्चर को आप समाप्त करते हैं और धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।